अगर आपने स्टडी के ऊपर वीडियो सर्च की हो तो ये वीडियो आपकी सर्च बार के अंदर ज़रूर पॉप अप होगी। ये है स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट बाय प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल। इस वीडियो की समरी दूंगा। हेलो, मेरा नाम है हनान और ये है प्रोफेसर मार्टी लॉबडेल की वीडियो। इस वीडियो को मैंने एमबीबीएस में कई दफ़ा देखा था ताकि मैं अपनी स्टडीज़ जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मार्टी लॉबडेल ने जो बातें बताई हैं वो मिनिमम टाइम के अंदर आपको अपनी डायग्राम के ज़रिए समझा सकूँ। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो डू कंसीडर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते जो है ना स्टडी रिलेटेड हैबिट्स, मोटिवेशन, सक्सेस, हेल्थ, इन सब टॉपिक्स पे ना वीडियो पोस्ट करता हूँ। ब्रेक स्टडी टाइम विद पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। मार्टी लॉबडेल ने बताया कि रिसर्चेज हुई हैं जिसके अंदर ये साबित हुआ है कि जो स्टूडेंट्स जो है ना, जो मैक्सिमम टाइम जिस पे वो फोकस कर सकते हैं ना, वो 25 मिनट पीरियड है। उसके बाद जो फोकस होता है ना, वो उनका डाउन जाना शुरू हो जाता है। और ये लेक्चर्स क्या हैं? लेक्चर्स हमारे 50 मिनट्स होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती है ना, वो पे इतना फोकस नहीं होता जितना स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे होते हैं। इसके बाद मार्टी लॉबडेल ने अपनी एक गर्लफ्रेंड की एग्जांपल दी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहती थी। उसने सोचा कि मैं रोज़ 6 घंटे पढ़ूंगी और मैं जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स लूँगी। तो वो क्या करती थी कि वो बैठ जाती थी टेबल पे और 6 घंटे की पढ़ाई करने की कोशिश कर जाती थी। लेकिन होता यूँ था कि जब स्टार्ट के अंदर वो कोशिश कर रही होती कि वो 6 घंटे पढ़े, तो 25 मिनट तो फोकस करना शुरू करती थी, लेकिन उसके बाद फिर वो डाउन जाना शुरू हो जाती। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी पढ़ाई, उसका समझना सब कुछ डाउन जाना शुरू हो जाता था। और फिर 6 घंटे किसी ना किसी तरह घिसट घिसट के पढ़ लेती होती थी। उसके बाद वो उठती होती थी और अगले दिन की तैयारी शुरू कर देती थी। जब वो अगले दिन बैठती होती थी, क्योंकि उसने बहुत ही जो है मुश्किल काम किया होता, उसका दिमाग जो है ऑलरेडी थकने लग जाता, डरने लग जाता होता था कि यार मैं अब कैसे परफॉर्म करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ने के लिए बैठी तो उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो 20 मिनट, 15 मिनट इस तरह करके कम से कम होती गई। फिर एट द रिजल्ट ये हुआ कि वो उसने हर एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गई। सो अब आप यही सोचें कि आप अपने दिमाग को बार बार अगर ये बता रहे हैं कि यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो जो 25 मिनट फोकस करने का टाइम है वो भी कम होता जाएगा। और एट द एंड ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप घिसट घिसट के पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में कोई भी चीज़ स्टोर नहीं हो रही होगी। लंबी देर पढ़ाई करनी है तो बजाय इसके कि आप 6 घंटे पढ़ें, आप इस तरह करें कि हर सेशन को डिवाइड कर लें कि आपने 25 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट की आपकी ब्रेक होनी चाहिए, फिर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट की आपकी ब्रेक होनी चाहिए। इस तरह कर करके आप 6 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें होगा ये कि आपकी तकरीबन 30 मिनट की ब्रेक होगी, लेकिन आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें 25 मिनट नहीं चाहिए रिचार्ज होने के लिए, हमें चाहिए सिर्फ 5 मिनट ही रिचार्ज होने के लिए। लेकिन वो 5 मिनट देने ज़रूर हैं ताकि आप रिचार्ज हो सकें। हर 25 मिनट के सेशन के बाद अपने आप को कोई ना कोई रिवॉर्ड दे, कोई ना कोई ऐसा फ़न चीज़ करें जो आप, ये रिवॉर्ड हो आपके दिमाग के लिए कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया 25 मिनट पढ़ के, ये आपके लिए रिवॉर्ड है। इस तरह करेंगे तो आपके दिमाग को पॉजिटिव री मिलेंगे और वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा पढ़ाई करने के मूड में होगा। जब आपने पूरा का पूरा सेशन 6 घंटों का कर लिया तो अपने आप को कोई बड़ा सा रिवॉर्ड दें, कोई बड़ी अच्छी सी चीज़ करें ताकि आपके दिमाग को खुशी हो और वो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा प्रिपेयर हो उस 6 सेशन के घंटे को रिपीट करने के लिए। क्रिएट योर स्टडी एरिया। अपना एक स्पेसिफिक आपका स्टडी एरिया होना चाहिए जहाँ जाके आप पढ़ाई कर सकें। अगर आपकी लिविंग रूम में पढ़ें और हर कोई बंदा आ रहा है जा रहा है तो आप नहीं पढ़ेंगे। अगर आप किचन में बैठे हुए हैं तो फिर आप खाने पे आपकी ज़्यादा तवज्जो होगी और आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप जिस इन्वायरमेंट में भी होंगे ना, उसी तरह का आप काम करना शुरू कर देंगे। मार्टी लॉबडेल ने एक स्टडी के बारे में बताया कि जब एक स्टडी में स्टूडेंट्स को कहा गया कि ये आपका स्टडी लैम्प है, इसको सिर्फ आपने तभी ऑन करना है जब आप स्टडी करेंगे, तो उन लोगों ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया उन लोगों से जिनको ये बताया नहीं गया था कि ये स्टडी लैम्प है, वो किसी भी चीज़ के लिए वो ऑन कर सकते थे। अगर आप किसी भी चीज़ को डेजिग्नेट कर देते हैं या स्टडी के लिए सिर्फ उसी चीज़ को सिर्फ स्टडी के दौरान इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चांस है कि आप पढ़ाई बेहतर कर सकेंगे। जिन लोगों ने स्टडी लैम्प को सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए यूज़ किया था, उन स्टूडेंट्स का ग्रेड बी से ए हो गया था। अगर वो सी क्लास स्टूडेंट थे, उनका बी ग्रेड हो गया। यानी कि सिर्फ एक स्टडी लैम्प को डेजिग्नेट करने से कि ये सिर्फ आपका स्टडी के लिए है, आपका ग्रेड 1 जो पॉइंट है वो इंप्रूव हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप स्टडी एरिया को डिफाइन कर लेंगे। जो आपका बेडरूम हो उसका स्पेसिफिक पोर्शन होना चाहिए जहाँ आपका स्टडी चेयर, लैम्प, ये सब सिर्फ स्टडी के लिए रिलेटेड हो, ताकि जब आप बैठें तो आप वहाँ आराम से बैठ सके। कमर आपकी बेड से ऑपोजिट होनी चाहिए ताकि आपको नींद ना आनी शुरू हो जाए। वरना अगर आप सोचेंगे बेड को देखेंगे तो फिर आप बेड बुलाएगा आपको कि भाई आओ आओ, और वो आप चलते चलते बेड के ऊपर जाके सो जाएंगे।
रूट मेमोराइजेशन जो कि रट्टा लगाना है वो क्या होता है कि जब आप बार बार एक चीज़ को पढ़ रहे होते हैं और बगैर उसे समझे कि क्या वो चीज़ है, आप बस अपने दिमाग के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह ये मेरे दिमाग में स्टोर हो जाए और बस मुझे आ जाएगी, और फिर आप इसे दोबारा पढ़ रहे होते हैं, फिर इसे दोबारा पढ़ रहे होते हैं। इस चीज़ को हम रूट मेमोराइजेशन करते हैं। तो ये रूट मेमोराइजेशन को आपने अवॉइड करना है। कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि चीज़ें किस तरह काम करती हैं, और फैक्ट्स जो होते हैं ना वो आइसोलेटेड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक सिंगल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। सो आपने जब फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को याद करना है तो आपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही असल में लॉन्ग टर्म आपकी हेल्प आउट करेंगे। इसी तरह हुआ कि जब स्टडी हुई और उसके अंदर जब स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपने ये सोचना है कि ये चीज़ें किस तरह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो उन लोगों ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों जिन्होंने सिर्फ चीज़ें याद करने के लिए दे दी थी। तो जब आप किसी चीज़ के फंक्शन के बारे में सोचते हैं तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ को बेहतर अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ग्रुप स्टडी, मार्टल लॉबडॉल ने कहा है कि जो ग्रुप स्टडी है ना वो एक सिंगुलर बंदे की स्टडी करने से बेहतर है। ग्रुप स्टडी की उसने दो वजहों बताई हैं कि बेहतर है। पहली वजह ये होती है कि आप जब एक कल्चर के अंदर बैठे होते हो, आपके अंदर ज़्यादा हिम्मत आ रही होती है कि यार मैं भी बाकी लोगों की तरह पढ़ूंगा, तो आप ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट कोहेरेंट होती है आपके साथ। दूसरी बात उसने बताया कि जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं, किसी चीज़ में फंस जाते हैं, कोई मुश्किल चीज़ आ जाती है, तो आप अपने साथ में लोगों की हेल्प कर लेते हैं। आप हाईलाइट कर रहे होते हैं तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना है। लेकिन जब तक आपने बुक्स को एक दफ़ा पढ़ा नहीं होगा तो उससे बजाय फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि यह हाईलाइट करने की चीज़ थी कि नहीं। फिर अमूमन क्या होता है कि जब हम पहली दफ़ा में हाईलाइट कर रहे होते हैं तो हम पूरी की पूरी बुक को हाईलाइट कर लेते हैं। जब आपने पूरी की पूरी बुक को हाईलाइट कर लिया तो इसका मतलब है आपने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। तो आपने अपनी हाईलाइटिंग को बेहतर करने के लिए जो है ना एक दफ़ा पढ़ के फिर हाईलाइट करनी है और फिर देखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं हाईलाइट कर सकूँ। एक चीज़ को आपने रिकग्नाइज़ किया है, वो डिफरेंस है जब आप एक चीज़ को रिकॉल करते हैं। देखिए, जब एक सामने हिंट पड़ा हुआ है तब आप अपने जहन में आ जाएगा, ओह ये चीज़ मुझे आती है, तो आप जो है ना वो आप रिकग्नाइज़ करें, वो आप रिकॉल नहीं करें। लेकिन जब आपकी बगैर किसी हिंट के, बगैर किसी चीज़ को देखे हुए जब आप किसी अपने जहन से कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो उस चीज़ को आप कहेंगे कि ये रिकॉल है। एग्ज़ाम जो है ना आपका रिकग्निशन का टेस्ट नहीं हो रहा होता, आपको वहाँ को हिंट नहीं दिया होता, वहाँ आपका रिकलेक्शन का टेस्ट होता है। वहाँ देख रहे होते हैं कि आपको कितना रिकॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्लीप जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्लीप आपकी मेमोरी के अंदर ना चीज़ों को कंसोलिडेट करती है। अगर आप सोते नहीं है ना तो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी देर के लिए आपके पास होती है और वो फुर हो जाती है। तो जब आप सोते हैं तो आपकी एक का साइकिल होता है, नॉन रेम स्लीप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये दोनों बेसिकली एक सर्कल में मूव करते हैं ताकि जो है ना आपकी मेमोरी उसको कंसोलिडेट किया जा सके, ताकि वो आपकी परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर हो सके। ये सिर्फ देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स बेहतर सोते थे या उनकी स्लीप बेहतर थी, उनके बेहतर ग्रेड आए एज़ कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स के जो बेहतर नहीं सोते या उनकी स्लीप बेहतर नहीं थी। जब आपने इनमें नोट्स बनाने हैं तो जैसे ही आप अपनी क्लास के अंदर नोट्स बना रहे हों तो उसके बाद जैसी क्लास एंड हो 5 मिनट दें और देखें आपने कौन कौन सी चीज़ें मिस की हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई। आप अपने नोट्स को बेसिकली फ्लश करेंगे दोबारा। जब आप अपनी नोट्स को फ्लश करेंगे, कुछ चीज़ें आपको जो समझ नहीं आएंगे तो अपनी किसी क्लास फेलो से पूछ सकते हैं, आप किसी टीचर के पास दोबारा जा सकते हैं, उससे समझने कि ये पॉइंट मुझको समझ नहीं आया। तो लेकिन अगर आपने उस टाइम अगर 5 मिनट देख के फ्लश आउट नोट्स नहीं किया ना तो आपकी जो मेमोरी होगी ना वो वेपोरेट हो जाएगी, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत थोड़ी चीज़ों को होल्ड ऑन कर सकती है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपने अपने नोट्स को फ़ौरन फ्लश आउट करना है आफ्टर द क्लास। जब आप किसी को टीच कर रहे होते हैं ना तो फिर कोई पॉइंट्स आते हैं, जब आपको वो पॉइंट्स उसको समझा रहे होते हो, अगले बंदे को अगर समझ नहीं आती तो वो पूछ लेगा आपसे कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या था, क्यों था। तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो भी मसले मसाइल होते हैं ना तो उस पर्सन की वजह से आपको समझ आना था, यार ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई। तो फिर आप दोबारा उस नोट्स पे जाते हैं और आप देखते हैं कि ये चीज़ असल मुझे समझ नहीं आई, तो आप उसे दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह करके ना आप अपने बेसिकली अपने आप को समझा रहे होते हैं। तो किसी और बंदे को समझाने का बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को बेसिकली कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। और अगर आपके पास कोई बंदा नहीं है तो आप किसी एक सादा चेयर को या खाली चेयर को समझा सकते हैं और कोशिश करें कि अपने मुंह से अपने वर्ड से वर्बलाइज़ करें ताकि आप उसे समझा सकें। और अगर समझाना ये मुश्किल लग रहा है तो आप अपने अल्फाज में लिख भी सकते हैं। जब आप इसको लिखते हैं तो बेसिकली आप अपनी जो मेमोरी के अंदर या आपके समझने के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं ना आप उनको हाईलाइट कर लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि यार ये चीज़ मुझे यहाँ समझ नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ समझ नहीं है। सो आपने इस चीज़ को गौर करना है कि आपको कौन सा पॉइंट आपका मिस हुआ है। मार्टी लॉबडेल ने एक रिव्यू का मेथड बताया जिसको हम कहते हैं सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। इसके अंदर जो है ना सबसे पहले आप
कोई भी आपने चीज़ पढ़नी हो ना, तो जो टॉपिक पढ़ना, उसको सबसे पहले आप सर्वे करते हैं, उसको आप उठा के देखते हैं, डायग्राम्स को देखते हैं, पहले सफ़े को देखते हैं, आखिरी सफ़े को देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद अपने क्वेश्चंस बनाते हैं कि ये चीज़ क्यों ऐसे है, ये चीज़ कैसे है, बगैर पढ़े हुए। उसके बाद आप उस टॉपिक को रीड करते हैं, उसके बाद रिसाइट करते हैं, दोबारा जहन में दोहराते हैं, रिकॉल करते हैं, और उसके बाद आप रिव्यू करते हैं। सो उसने बताया है कि ये कोई नॉवल नहीं होता टॉपिक पढ़ना, ये टेक्स्ट बुक से ही कोई नॉवल नहीं है, आप आखिरी सफ़ा कर देख लेंगे तो कुछ नहीं होता। आपने अपने दिमाग के अंदर जब आप इस मेथड को यूज़ करते हैं ना, तो आप बेसिकली उस चीज़ को बेहतर तरीके से अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस बना रहे होते हैं, आप एक्टिवली उस चीज़ को देख रहे होते हैं। मॉनिक्स जो होते हैं ना, वो आपकी पढ़ाई में ना आपको फैक्ट्स याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। नमोनिक्स 3 तरह के हो सकते हैं, एक एक्रोनिम हो सकता है, एक पॉइंट सेइंग्स हो सकता है, और एक इमेज हो सकते हैं जो कि हम किसी भी वर्ड के साथ एसोसिएट करते हैं। सो सबसे पहले एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम एक वर्ड है जिसको हमने कभी कोई फैक्ट याद करना हो तो हम उस पूरे वर्ड को याद कर लेते हैं। तो जो एक्रोनिम के जो लेटर्स हैं उनसे कोई ना कोई वर्ड बनता होगा जिससे हम जो है ना बाद में कोई चीज़ याद कर सकते हैं। मोस्ट फेमस एक्रोनिम जो है ना विब गोयर है, जो कि रेनबो कलर के बारे में। इसके बाद जो है ना जो क्वाइंट सेइंग है उसके अंदर ये है कि हम कोई भी सेइंग बना लेते हैं जिससे हम याद कर सकते हैं कि क्या फैक्ट्स थे। जैसे कि 12 क्रेनियन नर्व्स को याद करने के लिए भी ना पॉइंट सेम है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं उनको याद करने के लिए। सो इसके अलावा जो है ना, आप जो तीसरी बात थी वो थी कि कैसे आप वर्ड्स के साथ इमेजेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें यह है कि जो सा भी वर्ड हो उसके साथ अपने दिमाग के अंदर आपने एक इमेज एसोसिएट करना है। मार्टी लॉबडेल ने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स और जो प्रोटीन है उनके अंदर से 4 कैलोरीज हमें मिलती है। तो उसने कहा कि कार जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स से जो कार है उसके 4 व्यूज़ होते हैं, तो उससे 4 कैलोरीज आपने याद कर ली। तो उसने कहा फ़ैट को आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जो फ़ैट है उसके अंदर, जैसे कि कैट की 9 लाइव्स होती हैं, इस तरह जो है ना आप कैट को फ़ैट से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि उसमें 9 कैलोरीज होती है। इस तरह जब भी आप कोई इमेज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना अपने दिमाग के अंदर उस वर्ड के साथ, तो आप उसको बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। जितना इमेज जो है ना इमोशनली जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा फ़नी होगा, तो अजीब तरह का इमेज होगा ना, वो आपके दिमाग के अंदर ना ज़्यादा देर स्टक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।